हेलो वेलकम, स्वागत है आपका सीखने के इस प्लेटफार्म अभिषेक एकेडमी में। अभिषेक एकेडमी के इस प्लेटफार्म पर आज हम बात करेंगे जो कि केमिस्ट्री के एनालिसिस करेंगे। जो केमिस्ट्री में जैसे पदार्थ हो गया, द्रव हो गया, ठोस हो गया। पदार्थ मतलब जैसे कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठोस द्रव गैस किसे कहते हैं, हिमांक क्या होता है, हिमांकीकरण क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, धातु अधातु क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और केमिकल परिवर्तन या केमिकल चेंजेज क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप लोग देखेंगे जो भी पॉइंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि परीक्षा और आपके ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जब आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को सीख जाएंगे तभी आप वन टाइप क्वेश्चन जैसे आप कर लेंगे तो आप ऑप्शनल क्वेश्चन पे आपकी कमांड हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं द्रव या पदार्थ किसे कहते हैं। दोस्तों द्रव या पदार्थ होता क्या है? तो ब्रह्मांड का यह अवयव है जिनमें द्रव्यमान व आयतन होता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे हम द्रव या पदार्थ कहते हैं। दोस्तों बात रखिएगा ध्यान, यहीं पे एक देखते हैं, एक देखिएगा ये द्रव्य है और एक होता है द्रव। ध्यान दीजिएगा, तो द्रव जो होती है वो पदार्थ की अवस्था होती है दोस्तों, यह जो होती है वो पदार्थ की अवस्था होती है। और जो यह द्रव्य होता है दोस्तों, यह क्या होता है? यह जो होता है जिसका हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जो स्थान घेरता है, जिसको मतलब जो भी कुछ हो, आप इसको इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि द्रव जो होता है इसमें बहने का गुण होता है। इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, इसको आपको बाद में बताएंगे। इसमें डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ। और द्रव्य जो होता है इसी को पदार्थ कहते हैं, जो अपने आँखों से आप देख सकते हैं। अपने वायुमंडल में जो भी चीज़ें हैं जो स्थान घेर रही हैं, जिसका भार होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? द्रव्य बोलते हैं या तो पदार्थ बोलते हैं। ये बात को आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पे मैंने बताया भी है कि सभी वस्तुएं स्थान गिरती हैं, सभी पदार्थ स्थान गिरते हैं, ये द्रव्य होते हैं। और प्राचीन काल में द्रव्य 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, पंचतत्व जिसको बोलते हैं। और पंचतत्व में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? जैसे वायु हो गई, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया। ये सभी पंचतत्व हैं और इन्हीं से मिलकर हमारे वायुमंडल में या हमारे पृथ्वी पर द्रव्य या पदार्थ का निर्माण हुआ है। और ये द्रव्य या पदार्थ कैसे होते हैं? तो सामान्यतः यह ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पृथ्वी पर मिलते हैं। दोस्तों किस अवस्था में? ठोस, द्रव और गैस अवस्था में मिलते हैं। देखिए जैसे आप लोगों के लिए मैंने एक स्लाइड भी ले रखी है, जैसे कि जो वस्तु या जो पदार्थ या जो जंतुएं जीवित हैं या जो जंतुएं जीवित नहीं हैं, जो सजीव हैं, जो निर्जीव हैं, सभी को पदार्थ या द्रव बोला जाता है। दोस्तों देखिए आप लोग जो भी देख रहे हैं, जैसे शेर हो गया, वृक्ष हो गया और स्पाइडर हो गया, जो भी आप देख रहे हैं, बर्ड हो गया, डियर हो गया, फॉक्स हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? यह द्रव्य या पदार्थ के अंतर आते हैं। बाद में इसको हम छाटेंगे कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। यहाँ पे कार हो गया, कैंची हो गई, माइक्रोस्कोप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, क्लाउड बादल हो गए, सभी जो स्थान गिरते हों, जिसमें अपना भार होता हो, जिसको आप अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, सभी क्या है दोस्तों? द्रव्य या पदार्थ हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, बात करेंगे द्रव्यमान और भार। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कशन आपसे कराऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन आपके लिए ये थोड़ा लेंदी चीज़ें हो गई हैं जिसे आप नहीं समझे आज तक, तो आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को इंग्लिश में मॉस बोलते हैं दोस्तों। और भार क्या होता है? भार को इंग्लिश में वेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेट बोला जाता है। द्रव्यमान होता क्या है? तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान को यम से दर्शाते हैं और भार को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो किसी पदार्थ के अंदर जो उसकी वास्तविक मात्रा होती है उसी को उसका क्या बोलते हैं दोस्तों? द्रव्यमान होते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। और इसका मान में कहीं ले जाने पर परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, इसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो किसी भी पदार्थ की वास्तविक मान को उसका द्रव्यमान बोलते हैं, ऐसे आप लोग याद रखिए। और भार क्या होता है? भार पृथ्वी पर भार कुछ अलग होगा उस वस्तु का, चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार कुछ अलग होगा। द्रव्यमान नहीं बदलेगा लेकिन भार क्या होगा दोस्तों? हर एक स्थिति में कंडीशन बदलेंगे तो भार बदलता रहेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। भार किसे कहते हैं? तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भार कहते हैं। भार को डब्लू से दर्शाते हैं। डब्लू बराबर होता है यम इंटू के जी। क्या होता है दोस्तों? जी। जो यम है यह क्या है? यह इसका द्रव्यमान है, यही जो है मास। तो मास मान लीजिए कि अगर 10 है
मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, 10 है, ठीक ना, तो उसका भार क्या होगा, तो 10 में गुणा करना पड़ेगा किसका, तो इसका भार कितना होगा दोस्तों, 10 जी होगा, क्या होगा, 10 जी। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। और इसका सूत्र आपको बता ही दिया कि W बराबर एम इंटू जी होता है, जहाँ पे जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण है जी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको भूलिएगा मत, W बराबर एम इंटू जी। और बात यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, जी का मान कितना होता है, यहाँ पे 1 मिनट इसको हटा लेने के बाद आपको बता रहे हैं जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। लेकिन इसको नियर अबाउट कहीं दोस्तों ऐसे भी इसको नियर अबाउट 10 भी मान लिया जाता है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्जैक्ट मान इसका यही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो द्रव्यमान कुछ अलग होता है, भार कुछ अलग होता है। द्रव्यमान जो होता है किसी पदार्थ के वास्तविक मान को द्रव्यमान बोला जाता है, और भार जो होता है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, भार बोलते हैं। और यह भार जो होता है, पृथ्वी पर जितना किसी वस्तु का भार है उसका चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार कितना हो जाता है दोस्तों, ये भी बात ध्यान रखिए, 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/6। 1/6 का मतलब दोस्तों, अगर यहाँ पे किसी वस्तु का भार 60 केजी है, तो अगर इसको आप लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 केजी उसका मान रह जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आयतन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु का अगर आयतन की बात करें तो आयतन होता क्या है, देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बताने का प्रयास करें। एक वस्तु है, इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन जो इसके अंदर की मात्रा होगी उसी को क्या बोलिएगा दोस्तों, आयतन बोलिएगा, ठीक ना, आयतन बोलिएगा। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब अंदर के जो उसका पृष्ठीय जो क्षेत्र का जो अंदर का स्पेस है उसी को क्या बोलिएगा दोस्तों, आयतन बोलिएगा। मतलब उसमें कितना वस्तु समाहित हो जाएगा उसी को आयतन बोला जाता है। और आयतन में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे डिफिनीशन पहले देखिए, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है, और इसे भी से दर्शाते हैं। और इसकी जो फार्मूला होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, इसका मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो मीटर का घन होता है या मीटर क्यूब होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसको जे से भी दर्शाते हैं। ऊर्जा का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊर्जा क्या होता है, किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई मशीन ही क्यों ना हो, जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्जा बोलते हैं, ठीक ना। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक द्रव में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है, और ऊर्जा को अपने अलग अलग रूपों में देख सकते हैं आप, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये ऊर्जा के स्रोत हैं या ऊर्जा के रूप हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पवन ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के रूप हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, मास एनर्जी इक्वलिटी लॉ क्या होता है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम यह किसने दिया था, ये बात पूछता है, तो आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन साहब ने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम दिया था। उन्होंने क्या बताया कि देखिएगा, ई बराबर एम सी का स्क्वायर, मतलब कि एक इन्होंने फार्मूला दिया था। फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, ई का मतलब है उत्पन्न एनर्जी, एनर्जी कितनी उत्पन्न होगी। यम का मतलब है कि नष्ट हुआ द्रव्यमान, और सी का मतलब है प्रकाश का वेग, ठीक ना। तो जितना एनर्जी कितनी उत्पन्न होगी, तो द्रव्यमान जितना नष्ट होगा उसी के हिसाब से एनर्जी जो होगी दोस्तों वह उत्पन्न होगी। ई बराबर एम सी स्क्वायर, यही है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, जो आइंस्टीन साहब, ये भी पूछता है किसने दिया, तो आइंस्टीन साहब ने दिया। यम क्या है दोस्तों, तो नष्ट हुआ द्रव्यमान है, और सी क्या है, प्रकाश का वेग। अगर नहीं जानते तो ध्यान जाइए, प्रकाश का वेग होता है, निर्वात वाले प्रकाश का वेग का बात करेगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति के सेकेंड, यही होता है प्रकाश का वेग, इसको ध्यान रखिएगा। यही है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, आइंस्टीन साहब ने इस फार्मूले को दिया था। और ई बराबर उत्पन्न ऊर्जा होती है, यम बराबर नष्ट हुआ द्रव्यमान होता है, और सी बराबर प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग आपको बता ही दिया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे
पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं? पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या होते हैं? तो पदार्थ के कणों के गुण जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं दोस्तों। क्या क्या होते हैं? पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। इसमें होल स्पेस होता है। जैसे पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? एक होता है पदार्थ ठोस, जिसको सॉलिड बोला जाता है। एक होता है द्रव, इसको लिक्विड बोला जाता है। एक होता है गैस, या जो गैसीय अवस्था होती है, जैसे आपकी वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सभी गैसीय अवस्था है। और ये सॉलिड है। सबको अभी बारी बारी से देखेंगे, और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। बात हम सभी पदार्थों के अंदर कणों के बीच में रिक्त स्थान तो होता है, ठीक ना। अब किसमें कम होता है, किसमें ज़्यादा होता है, इसको बात हम बाद में करेंगे, ठीक ना। तो आप जान जाइए कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है दोस्तों? रिक्त स्थान होता है। सरफेस एरिया जो होती है वो होल सरफेस एरिया होती है, रिक्त स्थान होता है। आगे देखिएगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, तथा तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। और यह कहा जा सकता है कि ताप वृद्धि होने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। किस कोई भी पदार्थ है उसके अंदर रिक्त स्थान तो निश्चित है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। इसका बात हम बाद में करेंगे, किस में कम होता है, किस में ज़्यादा होता है। लेकिन जब उसको आप ऊष्मा दीजिएगा तो इन कणों के बीच जो गति होती है वो बढ़ जाती है। और बढ़ जाने के बाद आप लोग इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब ये बढ़ जाती है तो उस गति को क्या कहते हैं दोस्तों? इस गति को, यह गति जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसको जिंग जांग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंग जांग गति कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है दोस्तों? आकर्षण बल होता है। इसी कारण यह अणु के जो अंतर आणविक स्थान होता है एक दूसरे को बांध के रखते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल बोलते हैं। रिक्त स्थान होता है, इसका भी हम अभी एनालिसिस करके आपको एक चित्र में दिखाएंगे। आगे देखिएगा, द्रव के कणों के मध्य दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य अंतर आकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक कण यहाँ पे ऐसे ऐसे है, तो जब जो पास पास होंगे उसमें अंतर आणविक बल क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होने के कारण ही यह एक दूसरे को पास पास में बांधे हुए, यही बात कर रहा है यहाँ पे। आगे देखिएगा यहाँ पे पदार्थ की अवस्थाएं की बात करें, ठीक ना, स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं? एक होता है ठोस, एक होता है दोस्तों द्रव, और एक होता है दोस्तों गैस। ठोस में देखिएगा, ठोस में जो पदार्थ के मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास होते हैं, और इनके देखिएगा पास पास यहाँ पे है। द्रव में तो आप क्या कहेंगे? मेरा ये बताना लक्ष्य नहीं है कि आप देखेंगे कि पदार्थ के अणु पास पास हैं कि दूर दूर है, ये बताने का मेरा लक्ष्य नहीं। मेरा ये बताने का मतलब है कि ठोस में अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, द्रव में अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, और गैस में अंतरा आणविक स्थान क्या होता है। अंतरा आणविक स्थान का मतलब होता है दोस्तों दो अणुओं के बीच का जगह, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, ठोस में अंतरा आणविक स्थान क्या होता है दोस्तों? कम होता है। द्रव में क्या होता है? ठोस से ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा होता है। गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको यही मैं बता देना चाहता हूँ कि ठोस में कम अंतर आणविक स्थान, द्रव में ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा। तो आप देखिएगा, तो अंतरा आणविक स्थान की बात हो गई। अब अंतरा आणविक बल की बात करें दोस्तों, तो ठोस में अंतरा आणविक बल क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? ज़्यादा होने के कारण ही इसके जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे को आपस में बांधे रहते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ठोसों में अंतरा आणविक बल क्या होता है? ज़्यादा होता है। द्रव में उससे कम होता है, और गैस में क्या होता है दोस्तों? सबसे कम होता है। सबसे कम अंतरा आणविक बल की बात कर लिया हमने, और आपको वहाँ पे अंतरा आणविक स्थान दोनों की बात कर लिया। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और यही प्रश्न काफ़ी बनता भी है। आगे देखिएगा, पदार्थ की अवस्था आपको बता दिया। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं, ठीक ना, मुख्य रूप से होती है। कुछ इनके अपवाद भी हैं, उसको बाद में देखेंगे। ठोस को सॉलिड यस से दर्शाते हैं, द्रव को लिक्विड एल से दर्शाते हैं, गैस को गैस GAS, इसको भी स्मॉल g से दर्शाते हैं। बात ध्यान रखिएगा। बात करेंगे ठोस क्या होता है। जैसे ठोस 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 का भी, द्रव का भी, और गैस का भी, तीनों का हम एक रूप देखेंगे और इनका परिवर्तन देखेंगे। जैसे किस आधार पर? आकार और आयतन के आधार पर। आकार और आयतन, दो चीज़ें हम लेंगे दोस्तों, आकार और आयतन। इसी के आधार पर हम देखेंगे ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, और गैस किसे कहते हैं। देखिएगा, ठोस का मतलब, जैसे एक मैं उदाहरण लूँगा, क्या लूँगा? लोहा।
लोहा, इसको Fe बोलते हैं दोस्तों, लोहा ले लिया। अब लोहा को हम देखेंगे, लोहा क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है दोस्तों। तो लोहा क्या होता है दोस्तों, ठोस होता है। जो ठोस होते हैं इनका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं दोस्तों, निश्चित होते हैं। मतलब कि इसका जैसे आकार देखिएगा क्या है और आयतन क्या है, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, निश्चित होंगे। कहीं ले जाइएगा इसको, यहाँ पर रखिए तभी भी उसका आकार आयतन नापिएगा वही मिलेगा। जब आप इसको कहीं दूर पर ले जाइएगा नापिएगा तो आकार और आयतन वही मिलेगा। तो आप इतना तो जानकार हैं ही दोस्तों कि सॉलिड जो होती है इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अगर कोई पूछ दे कि ठोस क्या होता है, ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। आगे देखिएगा द्रव, बात लिक्विड की करें, लिक्विड क्या होते हैं। लिक्विड का मतलब जैसे हमने ले लिया दूध, क्या ले लिया दोस्तों, दूध ले लिया, चलो मैंने मिल्क ले लिया। अब मिल्क में क्या होता है दोस्तों, इसका आकार और आयतन क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा जैसे मैंने 1 लीटर दूध लिया, क्या लिया दोस्तों, 1 लीटर मैंने दूध ले लिया। तो जब 1 लीटर आप दूध लेंगे तो इसका आयतन क्या होगा दोस्तों, निश्चित होगा। यहाँ भी आप नापिएगा तो 1 ही लीटर होगा, और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर ले जाकर नापिएगा तो उसका भी आयतन क्या होगा दोस्तों, 1 ही लीटर होगा। लेकिन उसका आकार क्या होता है दोस्तों, बदलता है। जैसे आप मान लीजिए 1 लीटर पैमाने में आप रखे हैं तो वह पतला सा होता है पैमाना, तो वह उसमें बड़ा होगा। और उसी को किसी थाली में आप रख लेंगे तो उसका आकार बदल जाएगा। उसी को आप कहीं अलग बाल्टी में रखेंगे तो उसका आकार बदल जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों, द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार कैसा होता है इनका, तो आकार इनका जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी का आकार ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो द्रव में जैसे कि तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन का तेल हो गया, दूध हो गया, जल हो गया, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये द्रव हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे गैस की बात करेंगे। देखिएगा गैस जो होता है, गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं दोस्तों, निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब जैसे कि आप लीजिए, देखिए ऑक्सीजन है, इसको आप नाप पाएंगे, इसका आकार आप देखें हैं कैसा है, ठोस है कि इसका आकार गोल है, कैसा है। इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। यह वायुमंडल में फ्रीडम अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में होती हैं सभी गैसें, चाहे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियान, आर्गन, जिनान, जो भी गैसें हैं सभी गैसें फ्री अवस्था में होती हैं दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा द्रव की अवस्था। द्रव की अवस्था 3 होती है, मैंने आपको बता ही दिया। और द्रव की अवस्था, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ठोस बोलते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, गंधक, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ठोस अवस्था में मिल जाएगी आपका। और यहाँ पे देखिए द्रव क्या होता है, द्रव में क्या होता है, इसकी द्रव्य की वह अवस्था, उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको द्रव बोलते हैं। मतलब द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको द्रव बोलते हैं। और जिस बर्तन में इसको रखते हैं उसी का आकार ये क्या कर लेता है दोस्तों, ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के तौर पर ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, पारा हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, जल हो गया, ये सभी इसके तमाम उदाहरण हैं। और यहाँ पे गैस की बात करें जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यहाँ पे निश्चित नहीं होते हैं, मतलब क्या होते हैं दोस्तों, अनिश्चित होते हैं। जैसे वायु हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, इनकी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और आपको दिया है, चूंकि द्रव तथा गैसों में बहने का गुण होता है अतः इन्हें तरल पदार्थ भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। द्रव और गैस, इसमें बहने का गुण होता है और इसी आधार पर इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ। इनमें तो वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरल पदार्थ बोलते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, गैस और द्रव होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा पदार्थ की अवस्था मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से दिया है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। सॉलिड में देखिए जैसे यहाँ पे आपका बर्फ़ का सिल्ली हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे देखिएगा पेंसिल हो गया, ये भी ठोस अवस्था में है। या पौधे हो गए, ये भी ठोस अवस्था में। एप्पल हो गया, ये भी ठोस अवस्था में। लेकिन द्रव अवस्था में क्या होता है, जो आप चाय पीते हैं वह द्रव अवस्था होती है। मिल्क होता है, द्रव अवस्था होती है। नल से पानी जो निकलता है द्रव अवस्था में होता है। बर्फ़ जब पिघल जाता है, जब वाटर बन जाता है तो भी द्रव अवस्था में होता है। बारिश जब होती है तो ये भी दोस्तों द्रव अवस्था में होता है। गैस की बात करें तो जैसे मान लीजिए गैस अवस्था क्या होती है, तो जैसे कि मान लीजिए जब किसी भी स्टोव में आप जल को या चाय को गर्म कर रहे होते हो तो उसमें से वाष्प निकलती है, तो यह वाष्प गैसीय अवस्था का रूप धारण करती है। जब आप देखते हैं, जब किसी कुएं में या किसी तालाब में पानी होता है तो जब उस पर धूप पड़ती है तो वाष्पन की क्रिया होती है, तो यह गैसीय रूप में होती है। ये तमाम गैस और लिक्विड और सॉलिड के उदाहरण हैं। अब आप इसको देखकर अनुमान लगा लिए होंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। आगे देखिएगा
द्रव में अवस्था परिवर्तन आप कैसे करिएगा दोस्तों। कोई भी द्रव है उसको आप अवस्था परिवर्तन कैसे करिएगा। द्रव्य मतलब पदार्थ अगर इसको कहें तो आपके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। जैसे मान लीजिए एक मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने एक बर्फ़ ले लिया दोस्तों, बर्फ़ ले लिया। चलिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा जगह और मिले। बर्फ़ यहाँ पे मैंने ले लिया। अब बर्फ़ को अवस्था परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे गर्म करेंगे। तो जब बर्फ़ को गर्म करेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, जल में हो जाएगा। जल को गर्म करेंगे तो इस किस में हो जाएगा, या गैसीय अवस्था में या वाष्प में बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। तो यही रूप हम देखेंगे कि जब द्रव का अवस्था परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो द्रव का अवस्था परिवर्तन कैसे किया जाता है दोस्तों, हिमांक विधि द्वारा किया जाता है। एक होता है वाष्पन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक ना, क्वथन विधि द्वारा किया जाता है। ये तमाम इसके उदाहरण हैं, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो देखिएगा, द्रव का अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण उसमें अणुओं की गतिज व स्थितिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण द्रव अपना ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना कि जब इसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसका अणु में जो गति होगी, गति होने के कारण यह ठोस अवस्था से द्रवीय अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो यह विधि जो होगी अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होगी। तो देखिएगा, गलन किसे कहते हैं, मल्टी पॉइंट गलन से आप समझ ही रहे हैं कि गलन का मतलब होता है गल जाना। मतलब उसका ठोस अवस्था में है तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे देखिए, कोई ठोस अवस्था में कोई पदार्थ है और जब उसको आप गर्म करेंगे, जब उसको आप ताप देंगे तो वह द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो यह प्रक्रिया गलन कहलाएगी, तथा जिस निश्चित ताप पर यह प्रक्रिया होगी उस पदार्थ का वह क्या कहलाएगा दोस्तों, गलनांक कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। यह प्रक्रम क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा। और जिस पर जैसे कि मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई गर्म होने लगे, कोई 100 डिग्री सेल्सियस पर गल जाए तो वह उसकी क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। मतलब इतना तापमान देंगे तो यह वस्तु क्या होने लगती है दोस्तों, गलने लगती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि परीक्षा से बनता है कि अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। अशुद्धि जब ज़्यादा रहेगी तो गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गलनांक आपने देखा, उसको गलाने से है। हिमांक देखेंगे, हिमांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव द्रव अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसका हिमांक कहलाता है। जैसे कि मानिएगा, जैसे मैंने जल ले लिया दोस्तों, चलिए देखिए जल ले लिया। अब जल को आप ठंडा करेंगे। हिमांक का मतलब क्या होता है, ठंडा करना। हिमीकरण का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग का मतलब ठंडा करना, ठीक है। जब जल को आप ठंडा करेंगे, ठंडा करते करते एक ऐसा पॉइंट होगा कि उसके बाद वो जल जल नहीं रह जाएगा, वह क्या हो जाएगा, बर्फ़ हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हिमांक पॉइंट उसका बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, हिमांक पॉइंट। और जिस जिस यह पॉइंट पर जल बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा उस पॉइंट को उसका हिमांक बोलेंगे। तथा यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, हिमीकरण कहलाती है। और जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक जो होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, ठीक ना। और अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक बढ़ जाता है और अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है। गलनांक का पॉइंट और हिमांक का पॉइंट दोनों मैंने आपको दे रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा। क्वथन क्या होता है, बॉइलिंग, या वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाए अथवा गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और यह प्रक्रम क्या कहलाती है दोस्तों, क्वथन कहलाती है। अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा कम होने पर क्वथनांक कम हो जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। क्वथनांक क्या होता है, तो वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई द्रव उबलने लगे, वही उसका क्वथनांक कहलाता है, ठीक ना। तथा क्वथनांक ये जो होता है कब होने लगता है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तभी क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, शुरू हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि वो अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक क्या होते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, वाष्पन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाष्पन क्या होता है, तो जल को या कोई भी पदार्थ को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। और वाष्पन क्या होता है, यह सतही क्रिया होती है। क्या दोस्तों, सतही क्रिया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक आपको स्लाइड में एक एग्जाम्पल लिया था। देखिए यह जो जल है, इस पात्र में क्या है, जल है। जल को गर्म किया जा रहा है। गर्म करने पर ये देख रहे हैं भाप बनकर उड़ रहा है। तो यही इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, वाष्प बोलेंगे। और जब वाष्प क्रिया होता है तो ये कहाँ पे होता है, सतह पे होता है। सतह इसका क्या है, यही तो है।
तो वाष्प की क्रिया कहाँ होती है, सतह पर होती है। तो जब जल को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर, या कोई भी पदार्थ हो, जल को क्यों मैं एग्जाम्पल के थ्रू बस लूँ, कोई भी पदार्थ को जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। और यह जो प्रक्रिया होती है यह सतही होती है, मतलब सतह पर होती है, ठीक ना, हर जगह से नहीं ये वाष्प निकलेगा, इसके सतह से निकलेगा। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों। आगे देखिएगा, ऊध्र्वपातन। ऊध्र्वपातन क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ। ऊध्र्वपातन क्या होते हैं, कुछ वायुमंडल में या अपने पृथ्वी पर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो सीधे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, उसको हम ऊध्र्वपातन बोलते हैं। कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तथा यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज बोलेंगे तथा यह प्रक्रम जो होगा उसी को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। कौन कौन से उदाहरण इसका बहुत पूछता है कि ऊर्ध्वपातन कौन है या ऊर्ध्वपातज कौन है, तो नौसादर, कपूर, आयोडीन, ये सभी क्या है, यह ऊर्ध्वपातज के उदाहरण है। यही इनके प्रक्रिया है। जब इसको गर्म करिएगा तो नौसादर सीधे गैसीय अवस्था में चला जाएगा, कपूर को गर्म करिएगा तो सीधे गैसीय अवस्था में चला जाएगा, और आयोडीन को भी दोस्तों गर्म करिएगा तो वह द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैसीय अवस्था में, मतलब उसका वायुमंडल के ऊपरी भाग में वह क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में वाष्पित हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे द्रव का अणुगति सिद्धांत, कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या होते हैं, तो द्रव अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने रहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को क्या बोलते हैं दोस्तों, अणु बोलते हैं। या द्रव के अणुगति सिद्धांत है कि द्रव अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हो रहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, और इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, अणु बोलते हैं। कोई भी द्रव होता है, देखिएगा वो, सबसे पहले मैं अलग की बात करूं तो अलग यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले परमाणु से बनते हैं क्या, अणु। दो परमाणु मिलकर या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, अणु बनाते हैं। और जो ये अणु होते हैं ये क्या बनाते हैं, द्रव या पदार्थ बनाते हैं। अणु जो होते हैं या कई अणु मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, द्रव या पदार्थ बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्रव अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने रहते हैं या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, और इन कणों को अणु बोलते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रहेगा। एक ही द्रव के समस्त अणु सभी प्रकार के गुणधर्मों में समान होते हैं, जबकि विभिन्न द्रवों के अणु गुणधर्म में भिन्न भिन्न होते हैं। अगर एक ही पदार्थ, जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा के सभी अणु क्या होंगे, उनका जो किसी भी जगह से आप लोहा को निकालिएगा और उसके अणुओं की आप परिकल्पना कीजिएगा तो उसके जो गुण होंगे, जो उनकी क्वालिटी होगी, जो क्वालिटी उनकी होगी वो क्या होगी दोस्तों, समान होगी। और अलग अलग पदार्थों के अणुओं के जो क्वालिटी होगी, जो गुण होंगे, वो अलग अलग होंगे। ये तो सिंपल बात है, सब जानेंगे। द्रव के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है जिन्हें अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। बात मैंने आपको बता चुका है दोस्तों कि द्रव्यों में क्या होते हैं, अंतरा आणविक स्थान होते हैं, और जो ठोस में कम होते हैं, द्रव में उससे कम होते हैं, और गैस में सबसे कम होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं, जिसके कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इन आकर्षण बल को क्या बोलते हैं दोस्तों, ससंजन बल बोलते हैं। ससंजन बल के कारण ही अणु एक दूसरे को आपस में बांधे रखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बांधे रखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनके बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम लोग ससंजक बल। क्या बोलते हैं, ससंजक बल बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। द्रव के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि द्रव के अणु निरंतर गति करते रहते हैं और उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ये टेढ़ी मेढ़ी गति ऐसे करते हैं जिसको जिंग जांग गति या टेढ़ी मेढ़ी गति बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अभी मैंने बता दिया है कि जब द्रव को गर्म करिएगा तो उसके अणु जो होंगे उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करेंगे शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। पदार्थ क्या होते हैं, वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो, जिनके प्रत्येक भाग का गुण एक समान हो, उसको हम शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ठोस
ले लिया तो यहाँ लेंगे, यहाँ इसका एनालिसिस करेंगे तो वही चीज़ इनका गुण मिलेगा, यहाँ एनालिसिस करेंगे तो उसी गुण को पाएंगे, यहाँ पे करेंगे तो उसी गुण को पाएंगे, यहाँ पे करेंगे तो उसी गुण को पाएंगे। तो वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है उन्हें शुद्ध पदार्थ या शुद्ध द्रव कहते हैं। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे तत्व एलिमेंट की बात कर लिया। तत्व वे द्रव जो केवल एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनको हम तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इनको किसी भी अन्य विधियों द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। जो दोस्तों इस समय वायुमंडल कहते हैं हमारे पृथ्वी पर 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिएगा तत्व किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो केवल एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लोग तत्व बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोगों का हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, ठीक ना, मैग्नीशियम, बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी तत्व हैं वह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने रहते हैं। इस प्रकार 118 तत्वों की खोज अपने वायुमंडल में हो चुकी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे लोहा हो गया, इसको Fe बोलते हैं। यहाँ पे मरकरी हो गया, जैसे कापर हो गया, ऑक्सीजन ओ को ओ से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार के सभी क्या हैं दोस्तों? तत्व हैं। इसी तरह अपने वायुमंडल पर 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। भूपटटी में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तत्व किसे कहते हैं? तो यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। देखिए आप स्लाइड में एलिमेंट हैं, यही तत्व हैं। इस प्रकार 118 तत्व हैं। इनका हम बाद में एनालिसिस करेंगे। इनके जो वर्ग और आयत में रखा गया है, किसको कहाँ पे रखा गया है, कौन सा धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, किसका गैसीय अवस्था है, कौन तरल पदार्थ में मिलेगा, कौन ठोस में मिलेगा, कौन गैसीय अवस्था में मिलेगा, सब चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। बस आपको दिखाना है कि 118 तत्व हैं, 118 तत्वों में कैसे कैसे इनको रखा गया है और क्या होते हैं तत्व। तो यह केवल एक ही, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी उठाइएगा, यहाँ से मान लीजिए ऑक्सीजन मैंने उठा लिया, तो ऑक्सीजन का जब आप एनालिसिस करिएगा तो ये पूरा ऑक्सीजन एक ही, यहाँ का ऑक्सीजन जैसे कोई कहीं भी भूपटटी पे कहीं भी ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन का एनालिसिस करेंगे तो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से इनका निर्माण हुआ है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको आप लोग बोलिएगा तत्व बोलिएगा। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा तत्व में, अब देखिए यहीं पे बता दिया है जो तत्व होते हैं, तत्व धातु, अधातु और उपधातु से मिलकर बने होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स या उपधातु से मिलकर बने होते हैं। तो क्या होता है, जैसे धातु देखिएगा तो धातु में कौन कौन से गुण पाए जाएंगे? यहाँ पे देखिएगा धातु के गुण बताया गया है। देखिएगा उच्च उष्मा चालकता, उच्च विद्युत चालकता, अघातवनीयता और तनन समर्थ आदि गुण पाए जाते हैं। जैसे क्या होते हैं, देखिएगा धातु जो होंगे उच्च चालकता, उष्मा चालकता, मतलब उसमें उष्मा का प्रवाह होगा। धातु के एक किनारे को गर्म करिएगा तो दूसरा किनारा भी क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्म हो जाएगा। इस प्रकार धातु उष्मा की क्या होती है? चालक होती है। उच्च विद्युत चालकता मतलब कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। आपके हमारे घरों में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वहाँ पे एक तार के किनारों पर विद्युत धारा हम देते हैं तो दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धातुएं जो होती हैं दोस्तों वह विद्युत की क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक या चालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उष्मा का भी प्रवाह होता है। बात करेंगे अघातवर्धनीयता की। अघातवर्धनीयता क्या होता है? किसी भी धातु को पीट कर, ध्यान दीजिएगा, किसी भी धातु को पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करना ही वह क्या कहलाता है? अघातवर्धनीयता कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तनन या तन्य सामर्थ्य किसे कहते हैं? तो धातु को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित करना, यह तन्यता का गुण कहलाता है। कैसा गुण दोस्तों? तन्यता का गुण। उदाहरण के तौर पर तांबा धातु है, Fe आपका धातु है और Ag आपका धातु है, Hg मतलब पारा आपका धातु है और जस्ता मतलब जिंक आपके धातु हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और धातुओं के विपरीत गुण, जिसमें जो उष्मा का प्रवाह न करते हों, जो विद्युत धारा उसमें न बहती हो और जो जिसमें अघातवर्धनीयता का गुण न पाया जाता हो, तन्यता का गुण न पाया जाता, उसको क्या बोलिएगा दोस्तों? अधातु बोलिएगा। और अधातु के उदाहरण आपके सामने सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या हैं दोस्तों? अधातु हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा उपधातु क्या होते हैं? तो वे तत्व जिनके गुणधर्म धातु और अधातुओं के बीच होते हैं, मतलब धातुओं का भी कुछ गुणधर्म मिलेगा, अधातुओं का भी कुछ गुणधर्म मिलेगा, तो उनको क्या बोलिएगा दोस्तों? उनको बोलिएगा उपधातु। क्या बोलिएगा? उपधातु बोलिएगा। और उपधातु के उदाहरण हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछते हैं परीक्षा में। जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी क्या हैं दोस्तों? यह उपधातु हैं। तो धातु, अधातु, उपधातु। धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, उष्मा का प्रवाह होगा, इसमें अघातवर्धनीयता का गुण पाया जाएगा,
तन्यता का गुण पाया जाएगा, ये सभी धातु होंगे। अधातु में ऐसा सभी कुछ नो गुण नहीं पाया जाएगा। एक बात और बनता है दोस्तों, आपको यहीं पे बताते चलें बिना दिक्कत के, भंगूर किसे कहते हैं? ये प्रश्न बना है, प्रश्न बनता भी है, भंगूर किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिसमें तन्यता और आघातवर्धनता का गुण न पाया जाता उसको भंगुर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कौन होते हैं? अधातु होते हैं। क्या दोस्तों, क्या होते हैं? अधातु। जब इसको आप पीटिएगा ना तो इस चादरों के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, यह छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा और टूटने के आधार पर इसको क्या बोलिएगा दोस्तों? इसको बोलिएगा भंगूर। क्या बोलिएगा? भंगूर बोलिएगा। बात करेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड्स बोला जाता है। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनते हैं दोस्तों? यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। जैसे कि जल, जैसे कि मैंने दोस्तों जल ले लिया। जल को किससे दर्शाते हैं? H2O से। इसका रासायनिक सूत्र यही होता है और ये है जल। जल का निर्माण किससे हुआ है? जल का निर्माण दोस्तों हाइड्रोजन और किससे होता है? ऑक्सीजन से। ठीक ना। जल निर्माण में दो ही तत्व इम्पोर्टेंट हैं, या दो हाइड्रोजन के मालिक्यूल और एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं दोस्तों यौगिक। क्या बोलते हैं? बोलते हैं दोस्तों यौगिक। जैसे दो तत्व, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो क्या बना दिए दोस्तों? जल बना दिए। तो यह तो थे तत्व और एक क्या बना दिए? यौगिक। जल क्या है? एक यौगिक हो गया। और बात करेंगे दोस्तों यहीं पे उसका भी बात कर लें कि कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कैसे जल का निर्माण होता है, तो आप बताइएगा। इसका डिफाइन करना होगा तो करिएगा। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब कि दो संबंधी एक के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जल अर्थात यौगिक का निर्माण करते हैं। जल क्या है दोस्तों? एक यौगिक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह तो इसका जो है इसका अनुपात है कि मतलब किस अवस्था में कितने कितने पॉइंट मिलकर बनाते हैं। दो संबंध एक का अनुपात होता है। लेकिन अगर भार का बात करेगा दोस्तों तो भार कितना होता है? 1.8। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक ना। तो दो संबंध एक वाला पॉइंट और एक संबंध 8 वाला पॉइंट, यह जल बनाने की दृष्टि से देखिएगा। यह तो अनुपात है कि किसका कितनी मात्रा होती है, मात्रा का अनुपात है। और यह जो है दोस्तों भार का अनुपात है। ऑक्सीजन का भार 8 और हाइड्रोजन का भार 1। तो एक संबंध 8 के भार में ये लोग मिलकर और जल का निर्माण कर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करेंगे समांगी मिश्रण की बात कर ले। यहाँ पे मिक्सचर भी है छोटा है। मिश्रण किसे कहते हैं? तो देखिएगा यौगिक में मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में जब मिले, यहाँ पे निश्चित अनुपात बात बोला हूँ तो उसको यौगिक बोलिएगा। और निश्चित मात्रा में न मिलकर किसी भी मात्रा में किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा तो उसको क्या बोलिएगा? मिश्रण बोलिएगा दोस्तों। किसी मात्रा में मिलाइएगा तो उसको मिश्रण बोलिएगा और निश्चित मात्रा में मिलाइएगा तो यौगिक बोलिएगा। यौगिक का निर्माण निश्चित मात्रा में मिलाने पर होता है और अनिश्चित मात्रा में मिलाने पर किसका निर्माण होता है? मिक्सचर। जैसे कि कितना भी मात्रा कुछ भी डाल दीजिए, कितना भी मात्रा कुछ भी डाल दीजिए। जैसे शरबत होता है ना, शरबत जो आप बना कर पीते हैं तो देखते हैं जल और क्या उसमें मिलाया जाता है दोस्तों? चीनी। क्या मिलाया जाता है? शुगर, चीनी। तो देखिएगा जब इसको आप देखते हैं तो पहले आप जल डालते हैं, जल में चीनी डालते हैं, चीनी डालने के बाद आप उसको पीने के लिए पीने योग्य बनाते हैं। तो जब आप पीते हैं देखते हैं कि और मीठा है, मीठा ज़्यादा है तो और जल मिला लेते हैं। उसका कोई मात्रा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई अनुपात नहीं है कि इतना डालना है। तो इसको क्या बोलिएगा? इसको मिश्रण बोलिएगा। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित हो, मतलब उसमें आपस में पूरे घुल मिल जाते हो, उसको क्या बोलिएगा? समांगी मिश्रण। समांगी मतलब जिसके प्रत्येक भाग का मिश्रण समान हो, ठीक ना, आपस में घुल मिल जाते हैं, उसको क्या बोलिएगा दोस्तों? समांगी मिश्रण बोलिएगा। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, ये निश्चित होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे जल और चीनी, जल और चीनी जब आप एक में घोल दीजिएगा तो जल भी अपने अस्थायित्व को खो देगा और जो चीनी होगी वह भी अपने अस्थायित्व को खो देगी। तो इसको क्या बोलिएगा दोस्तों? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यह मिश्रण का एक रूप है, ठीक ना। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है दोस्तों? इसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान नहीं होता है। जब इसको घोलिएगा तो जो पदार्थ घोलिएगा उसका रूप अलग होगा और जिसमें घोलिएगा उसका रूप अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पात्र ले लिया और पात्र में मैंने क्या ले लिया दोस्तों? जल ले लिया।
चलिए, जल में मैंने बालू ले लिया, उदाहरण के तौर पर बालू ही है। और जब जल में बालू को घोलिएगा तो वह बालू जो होगा नीचे तनी में यहाँ पे ऐसे ऐसे बैठ जाएगा और जल जो होगा वह ऊपर होगा ऐसे ऐसे। तो यह जो होगा विषमांगी मिश्रण होगा और चीनी और जो जल का मिश्रण होगा वह समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि आपस में वो लोग घुल जा रहे हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा द्रव पदार्थों में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं दोस्तों। लास्ट चल रहा है आपका भौतिक परिवर्तन जिसको फिजिकल चेंजेज बोलते हैं, और केमिकल परिवर्तन जिसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई भी पदार्थ अपना गुणधर्म जो खोता है वह अस्थायी रूप से नहीं खोता है, यह अस्थायी खोता है। जैसे देखिएगा विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब जलेगा फिर उसको आप बंद कर दीजिएगा, जो विद्युत धारा होगी उसको कट करिएगा, विद्युत धारा बल्ब जो होगा वो बंद हो जाएगा। पुनः उसको ऑन कीजिएगा, पुनः वह चालू हो जाएगा। नमक या चीनी का पानी, जैसे नमक और चीनी डाला हुआ पानी, आप पानी में नमक और चीनी डाल दिए और इसके बाद पुनः उसको गर्म करिएगा तो जल भी अलग हो जाएगा, नमक भी अलग हो जाएगा और चीनी भी अलग हो जाएगा। बर्फ़ का पिघलना, देखिए दोस्तों यह बर्फ़ है, बर्फ़ जल अवस्था में जाएगा, फिर जल से वह गैसीय अवस्था में जाएगा, पुनः उसको चाहिएगा तो फिर आप ठोस बना लीजिएगा। तो यह जो परिवर्तन होते हैं यह अस्थायी परिवर्तन नहीं होते हैं दोस्तों, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें किसी भी पदार्थ में अस्थायी परिवर्तन हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब उसका परिवर्तन हो जाएगा तो पुनः उसके मूल अवस्था में आप लोग ला सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जब किसी पदार्थ को पदार्थ का गुणधर्म परिवर्तित हो जाता है तो पुनः वह उस रूप में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? जैसे आप मोमबत्ती को जला दीजिएगा, मोमबत्ती जलकर ख़त्म हो जाएगी तो पुनः आप मोमबत्ती को मोमबत्ती जैसा बनाना चाहिएगा दोस्तों, नहीं बन पाएगा। जैसे जंग का लगना, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड भी लिया है, जंग लग जाएगा तो जंग से पुनः आप चाहिएगा कि आप इसको लोहे का रूप धारण करा दीजिए तो आप नहीं करा पाएंगे। यह जो होता है रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मैग्नीशियम के तार का जलना, अगर मैग्नीशियम का तार जल जा रहा है दोस्तों तो पुनः उसको आप चाहिएगा कि मैग्नीशियम का तार बन जाए, तो आप उस विधि द्वारा तो आप बना ही नहीं सकते, इसको आप रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही बन गया है तो आप दही से पुनः दूध में परिवर्तन कभी नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या होगा दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन होगा। सिरके का बनना, अगर आप रस से, गन्ने के रस से आप सिरके के रूप में, एसिटिक एसिड के रूप में आप उसको परिवर्तित कर लिए हैं, तो कभी भी आप सिरके को अब गन्ने का रस के रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्लाइड के रूप में देख लीजिए, जैसे भोजन बन रहा है, भोजन को आप पुनः, जैसे दाल चावल का जब भोजन बनाया जाता है तो पुनः उसको आप उस रूप में परिवर्तित, मूल रूप में जो आप भोजन बनाते समय यूज किए हैं पदार्थ, उस रूप में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो यह रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे केला है, केला जो आपका पका नहीं था तो किस अवस्था में था, जब वो पक गया तो ऐसे हो गया, सड़ गया तो इस अवस्था में गया, क्या आप इसको पुनः इस अवस्था में ला सकते हैं? कभी भी नहीं ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बीज है, बीज सबसे पहले अंकुरण की अवस्था में था और यह पौधा बन गया है, क्या पौधे को आप बीज के रूप में परिवर्तित करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो जिस रूप में आप परिवर्तित नहीं करा सकते तो उसको बोलिएगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलिएगा दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।